नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। हम आपको गॉस की प्रमेय करा चुके हैं और आज हम उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे। गॉस के नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। अब इसमें फर्स्ट है हमारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। तो इसे करें, इम्पोर्टेंट है ये, परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो हमारी हेडिंग क्या है? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार। तो एक तार बना लिया हमने। ये कोई तार है अनंत लंबाई का जिस पर प्लस क्यू चार्ज एक समान रूप से वितरित है। इसको हम अक्ष मानकर स्मॉल आर दूरी लेकर एल लंबाई स्मॉल आर दूरी लेकर एल लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है? टोटल एल है। एक गॉसियन पृष्ठ बेलन की कल्पना करते हैं। इसकी लेंथ है एल है और इसकी त्रिज्या है वो कितनी है? आर है। यहाँ पर एक कोई बिंदु है, स्मॉल भाग इसका ले लिया हमने। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ये बिंदु P है, यहाँ पर ये dA बैक। इस पर आवेश का ये रेखीय घनत्व है। आवेश का रेखीय घनत्व, हम बात करेंगे आवेश के रेखीय घनत्व की। तो आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है? तो आप जानते हैं लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। एकांक लंबाई पर जो चार्ज होगा उसे हम कहेंगे आवेश का रेखीय घनत्व। तो आगे देखें, मौसम की वजह से आपको समस्या होगी थोड़ा। अब ये बात हमको लिखनी है, ये इसके समतल पृष्ठ है दोनों। ये मैंने कल्पना की, कोई तार है और उस पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से फैला हुआ है। उस पर एक समान रूप से प्लस क्यू चार्ज फैला हुआ है। हम स्मॉल आर त्रिज्या लेकर के एक गॉसियन पृष्ठ बेलन की कल्पना करते हैं, जिसके पृष्ठ पर एक छोटा सा भाग है, अल्पांश भाग उसका, वो है क्या है? dA वेक्टर। यहाँ पर P बिंदु है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम ये जानते हैं कि ये कोई जैसे तार है मेरे पास, इसमें चार्ज जो प्लस क्यू आवेश है, तो इस तरीके से विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो क्या होगी? इस तरीके से होगी। तो विद्युत क्षेत्र दिशा ये होगी। इससे जैसे बिंदु पर, जैसे मैं लूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ई वेक्टर और यहाँ इसका एक छोटा सा भाग ले लूँ मैं, dA वेक्टर, तो इनके बीच में कोण कितना बनेगा? 90 अंश बनेगा। तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और यहाँ से विद्युत फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, दोनों भागों से। तो हम ये बात भी लिख लेंगे, ये 90 यहाँ पर छोटा सा भाग ले लिया हमने, dA वेक्टर। तो बेलन के दोनों पृष्ठ, बेलन के दोनों समतल
से विद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा, क्योंकि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर के बीच थीटा इक्वल टू कैसा है 90, या हम कहें ई वेक्टर और डी ए वेक्टर परस्पर लंबवत है। आप समझ पाए होंगे अच्छे से। एक कोई तार ले लिया जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। इस तार को अक्ष मानकर स्मॉल आर त्रिज्या लेकर एल लंबाई लेकर हम इसके इस तरीके से एक गॉसियन पृष्ठ बेलन की कल्पना करते हैं, जिसके पृष्ठ पर एक छोटा सा भाग हमने ले लिया आर दूरी पर बिंदु P, जहाँ हमको वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है। अब हम इसके दोनों पृष्ठ आपको दिखा रहे हैं कि जो समतल पृष्ठ हैं वहाँ से वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा 0 होगा, तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र तीव्रता नहीं होगी बिल्कुल यहाँ पर, तो यहाँ पर और इस दोनों पृष्ठों पर वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। ये आप जानते हैं, दोनों के बीच में जब कोण 90 का होता है तो वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होता है। तो हमें ये लिखना है, जो हमने बनाया है उसी को लिखना है, माना अनंत लंबाई का एक आवेशित तार, माना अनंत लंबाई का एक आवेशित तार जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है। इस तार को अक्ष मानकर स्मॉल आर त्रिज्या व एल लंबाई के एक गॉसियन पृष्ठ बेलन की कल्पना करते हैं, जिस पर आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। तार से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और क्षेत्रफल E और क्षेत्रफल अवयव दिए है। तब प्यारे बच्चों समझे एक बार फिर, कोई तार है जिस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, ये तार अनंत लंबाई का है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते थे, अनंत लंबाई का है, जिसको हमने अक्ष मानकर स्मॉल आर त्रिज्या और एल लंबाई लेकर एक गॉसियन पृष्ठ बेलन की कल्पना की
अब हम ये देखेंगे हमें जो वैद्युत फ्लक्स प्राप्त होगा वो कहाँ से प्राप्त होगा। तो इसके दोनों ये समतल जो पृष्ठ हैं ये और ये, इन दोनों को छोड़कर प्रवाले से, क्योंकि यहाँ जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की वैल्यू, यहाँ से जो डायरेक्शन होगी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता की वो इस तरीके से होगी और डीए ऊपर की ओर, तो इनके बीच में जो कोण होगा वो कितना होगा, इनके बीच में कोण कितना 90, इसलिए यहाँ से वैद्युत फ्लक्स का मान 0 होगा। इसी प्रकार यहाँ से, तो मैंने ये बात लिख दी है यहाँ पर, बेलन के दोनों समतल पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स का मान का वैद्युत फ्लक्स लिख लो। वैद्युत फ्लक्स 0 होगा क्योंकि ई वेक्टर एंड डी वेक्टर परस्पर लंबवत हैं। तो ये हमने यहाँ तक डायग्राम बनाया और उसकी भाषा हमने लिखी, क्या हमने माना है किस तरीके से। अब हम डेरिवेशन बाय करेंगे। आप लोगों ने ये कर लिया होगा। अब हम देखेंगे कि सूक्ष्म या अल्पांश क्षेत्रफल डीए से अल्पांश भाग डीए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम ये देखेंगे कि यहाँ ये छोटा सा भाग लिया है, यहाँ से जो वैद्युत बल रेखाएं निकल रही होंगी काफ़ी इस तरीके से निकल रही होंगी, काफ़ी इस तरीके से, लेकिन हमने कितना लिया है, इसका छोटा सा भाग लिया है, इसका छोटा सा भाग लिया है, तो वैद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा, कम होगा। तो ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए। अब डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 0 है। ई वेक्टर एंड डी ए वेक्टर के बीच थीटा इक्वल टू कितना है, 0, क्योंकि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा है वही इसकी क्षेत्र पर एरिया सदिश उसकी दिशा। तो थीटा ई फाई इक्वल टू ई डी ए कॉस 0, डी फाई ई कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये डी ए। हम इसके संपूर्ण पृष्ठ निकालें तो संपूर्ण से कितना हो जाएगा, टोटल निकालें कुल वैद्युत फ्लक्स। तो लिखें संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण के लिए कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर, तो ये फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेट एरिया के सापेक्ष ई डी ए, इसको हम बाहर लिखेंगे ई डी ए। अब फाई ई इक्वल टू, यहाँ से इसका जो वक्र पृष्ठ होता है टोटल डी इंटीग्रेट, तो होता है 2 पाई आर एच। बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, लेकिन यहाँ एच नहीं है, यहाँ पर क्या है, एल है, तो 2 पाई आर एल। तो ये हो जाएगा ई इंटू 2 पाई आर एल। इसको समीकरण मैंने माना फर्स्ट। एक बार फिर समझिए, इसका छोटा सा भाग, इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई डी ए, और इनके बीच में कोण हमें पता है कितना, 0, इसलिए थीटा इक्वल टू 0 लगा दिया, कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू 0 लगा दी, तो कॉस 0 मान कितना होता है, 1, तो डी फाई इक्वल टू ई डी ए। संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो संपूर्ण के लिए क्या करेंगे, हम समाकलन करेंगे, समाकलन कर दिया, तो इसका इंटीग्रेशन डी ए, इसका मान कितना होगा, टोटल वक्र पृष्ठ का 2 पाई आर एल, या हम बेलन का वक्र पृष्ठ क्या जानते हैं, 2 पाई आर एच, तो
2 पाई आर एच न लेकर के एल लेंगे, क्योंकि यहाँ जो ऊंचाई उसकी है वो कितनी है, एल है। तो इस आगे करेंगे इसे। गॉस के प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से तो फाई ई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन एल, तो क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा एल। एकांक लंबाई पर जो रेखीय घनत्व है वो कितना है, लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल, तो क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। तो यहाँ से फाई ई इक्वल टू मिलेगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को बराबर करेंगे। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 2 को बराबर करेंगे तो ये क्या मिलेगा, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एल से एल कट जाएगा, क्या मिलेगा, ई इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। इधर हम 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दें अंश में और 2 का ही हर में कर दें, तो क्या लिखेंगे हम, ई इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर। न्यूटन प्रत्यय कूलम। तो ये हमको वैद्युत क्षेत्रीय तीव्रता का व्यंजक प्राप्त हो गया, किसके कारण, अनंत लंबाई के एक चालक तार के कारण। तो ये हम जो पढ़ रहे हैं गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। उसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग थी अनंत लंबाई की समान आवेशित थे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछे आपसे तो E इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन आर, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ तक हमारा ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें।